Good morning students, this is Abhilasha Yadav here. Today we will study about general introduction of chemistry and general organic chemistry. First of all हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री होता क्या है? जनरली स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री में हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं. तो केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? द स्टडी ऑफ मैटर, its composition, properties, and chemical reactions. तो हम केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करेंगे? मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस. देखिए अब प्रॉब्लम क्या आती है कि व्हाट इज द मैटर. मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या है? मैटर इज द एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है? मैटर है. एवरीथिंग अराउंड अस. तो हम केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन की बात करें तो हम मॉडर्न डेफिनेशन की फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच interact with each other and form new substances by chemical bonding. देखिए हमने सबसे पहले बात की कि केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ की. मैटर क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वो किन किन क्या क्या केमिकल रिएक्शन चलती हैं उसमें. फिर हम बात करते हैं आखिर ये मैटर क्या है. तो मैटर में मैंने बोला एवरीथिंग अराउंड अस, जो चारों तरफ हमें जो भी दिख रहा है वो क्या है? मैटर है. और उसमें हम लिख सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स. जो हमारे चारों तरफ हमें जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो मैटर है. तो केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन इन्वेंट होके आई वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, अब ये अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि केमिस्ट्री में हम स्टडी किस चीज़ की करेंगे. केमिस्ट्री में जो आपके डेली लाइफ में जो आप केमिकल्स यूज़ करते हो, आप सुबह उठते हैं टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट में कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं वो आपकी केमिस्ट्री बताती है. उसके बाद आप क्या करते हैं? ऑनियन है, आप ऑनियन को काट रहे हो. ऑनियन को जब आप कटिंग करते हो तो आपके टीयर्स आते हैं, आई से आपको क्या आने लगते हैं? टीयर आने लगते हैं. तो वो क्यों आ रहे हैं? वो भी आप उन चीज़ों के सबका जो आंसर देती है वो कौन है? केमिस्ट्री. अब एक पॉइंट नोट करेंगे आप, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोइजियर, मिस्टर लैवोइजियर. ये कौन है? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं. केमिस्ट्री को इन्वेंट किसने किया, नेम किसने दिया, वो उस हिस्ट्री पे जाएंगे तो फिर हमारा बहुत वो हो जाएगा, पीछे का हो जाएगा. हमें तो सिर्फ अपना टॉपिक से रिलेटेड रहना है कि हम जनरल मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया और फिर हमने बात की कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लैवोइजियर. जो मॉडर्न केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उनके फादर कौन है? लैवोइजियर. ओके, नाउ हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की कितनी टाइप्स होती है? 3. फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री. फर्स्ट टाइप फिजिकल केमिस्ट्री. सेकेंड वन
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and third one is organic chemistry, organic chemistry. These are three types of chemistry: physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. अब ये ज़रूरी नहीं है कि केमिस्ट्री की सिर्फ 3 टाइप्स होती हैं, केमिस्ट्री की बहुत सारी टाइप्स होती हैं: फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। बट हम जिसकी स्टडी करते हैं, हमारे जो हम एकेडमिक लेवल पे जिन केमिस्ट्रीज़ की स्टडी कर रहे हैं वो कौन कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। दीज आर 3 टाइप्स। फिजिकल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? फिजिकल फिनोमिनास, physical phenomena, laws and principles। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो जनरल फिजिकल फिनोमिना जो हमारे जनरल डेली लाइफ में चल रहे हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। लॉज, जैसे आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एटम्स वगैरह की, वो हम स्टडी किस में करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं पीरियोडिक टेबल। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग ही क्या रहता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करना। पीरियोडिक टेबल में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से कौन कौन सी मेटल्स हैं, कौन सी नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारी स्टडी हम पीरियोडिक टेबल में करते हैं। एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आप दोनों प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, कि फिजिकली कलर, स्मेल, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी वगैरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की उनकी एसिड, मेटल एसिड की रिएक्शंस, तो केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनकी भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टडी करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन जनरली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हम 11th क्लास के लिए बेसिक पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास में आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले आप किस चीज़ की स्टडी कर लें? ऑर्गेनिक क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक में हमने देखा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट थे ब्रिजेलियस। किसकी बात करेंगे हम? मिस्टर ब्रिजेलियस। तो ब्रिजेलियस साइंटिस्ट ने क्या बताया? ब्रिजेलियस साइंटिस्ट ने बोला कि जो भी थिंग्स नेचर से ऑब्टेन्ड हो रही हैं, जैसे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब जो सब्सटेंसेस प्लांट्स से, एनिमल्स से या लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया कि लिविंग थिंग्स से या प्लांट्स और एनिमल्स से जो सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, और प्लांट्स एंड एनिमल्स का मीनिंग है लिविंग थिंग्स, उनसे जो आपके सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड हो रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और उसकी स्टडी को हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, वो साहब ऐसे थे कि उन्होंने कुछ और बोला तो उन्होंने ठीक, बट क्या हुआ, आगे जाके साहब दूसरे बैठे रहते हैं एक दूसरे को फेल करने के लिए। तो इन्होंने आगे बोला कि कोई ऐसा मिस्टीरियस फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स जो कि क्या हम कहते हैं ना कि जो दुनिया है वो भगवान ने बनाई है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे जैसे गीता है, कुरान है, ये जो हमारी हॉली बुक्स हैं, इनमें तो हम बोलते हैं कि जो एक स्पिरिचुअल पावर है जो कि अर्थ को बनाती है, बट साइंस तो ऐसा नहीं बोलती है। साइंस बोलती है नहीं, एक बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद टेम्परेचर हॉट हुआ, फिर ऑक्सीजन बनी, कार्बन बना, वो तो इसी हिसाब से इस साहब ने बोल दिया कि कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई नेचुरल फोर्स है जिससे कि ये लिविंग थिंग्स बनी है, और इन लिविंग थिंग्स से लिविंग सब्सटेंसेस बने हैं। पर ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं है जिससे हम ऑर्गेनिक बना सकें, मतलब ये अपने आप बने हैं। ब्रिजेलियस ने बोला कि ये जो नेचुरल सब्सटेंसेस है ना, इनका हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, पर ये बने हैं। अब जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम बात करेंगे, ऑयल हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, कोई भी ऐसा नेचुरल फोर्स है या कोई भी ऐसा मिस्टीरियस फोर्स है जिससे ये बने हुए हैं, पर कोई भी आर्टिफिशियल थिंग से हम लिविंग थिंग नहीं बना सकते। अब दूसरे साहब बैठे हुए थे, मिस्टर वॉलर। वॉलर सिंथेसिस, मिस्टर वॉलर ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिससे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने हुए हैं, कोई नेचुरल फोर्स है, सिर्फ नेचुरल चीज़ों से ही नेचुरल सब्सटेंस बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम नेचुरल सब्सटेंसेस को हम आर्टिफिशियली भी मेड कर सकते हैं। नेचुरल सब्सटेंसेस है उनको हम आर्टिफिशियली भी फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियली, अब इन्होंने बोल तो दिया, पर साइंस में ऐसा थोड़ी है कि बोल दिया और काम चल जाएगा, उसको क्या करना पड़ता है? प्रूव करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या लिया? अमोनियम साइनेट NH4NCO, अमोनियम साइनेट। ये हम आगे केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको सब बता दूंगी, ये NC, साइनो, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, ये क्या होते हैं। अभी सिर्फ हम यहाँ तक ही रहते हैं। अमोनियम, ये NH4 अमोनियम यूनिट है और NCO अपनी साइनेट यूनिट है। तो अमोनियम साइनेट से उसने क्या बना दिया? यूरिया, NH2CO NH2। अमोनियम साइनेट से उसने क्या बना दिया? यूरिया। और यूरिया इज अ नेचुरल सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड अमोनियम साइनेट इज द आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉलर ने क्या बोला कि ब्रिजेलियस गलत कह रहे हैं। कोई भी नेचुरल चीज़ नेचुरल से ही नहीं बनेगी। ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल चीज़ है वो अपने आप ही पृथ्वी पे आई है, धरती पे आई है और उसको और कोई बनाने वाला नहीं है। नहीं, हम नेचुरल चीज़ों को भी आर्टिफिशियली बना सकते हैं। और उन्होंने अपना
प्रूफ दिया, वेरिफिकेशन दिया, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। एक और साहब आए, मिस्टर कॉल्बे। कौन आए? कॉल्बे। कॉल्बे ने अब तीसरी बात बोली, ब्रजेलियस ने बोली कि नेचर में अपने आप बनते हैं। वॉलर ने बोली कि नेचर जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हम उन्हें आर्टिफिशियली भी मेड कर सकते हैं। बट मिस्टर कॉल्बे इन्होंने बोला कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना सकते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं, और वो इनका एग्जाम्पल था सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये आप सिंथेसिस आपका 12th में है, बट एसिटिक एसिड की जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं, CH3COOH। तो उसने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट वो बना किससे जाता है? इनऑर्गेनिक से। ये हम यहाँ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके 11th से रिलेटेड नहीं है, 12th में बात करेंगे हम इसकी, ठीक है। अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नेचुरली फॉर्म नहीं होते, उन्हें हम आर्टिफिशियली भी मेड कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी बना सकते हैं। तो देखिए अब क्या लिखे हम इसकी डेफिनेशन। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन थी, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें हमने क्या बोल दिया? हाइड्रोकार्बन्स। मीनिंग हाइड्रोकार्बन्स नेम से ही इंडिकेट हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस in which hydrogen and carbon, the substances in which hydrogen and carbon are main elements, but sulfur, nitrogen, oxygen and halogens, sulfur, nitrogen, oxygen and halogens are also present as the heteroatom कि जो हाइड्रोकार्बन है उनमें जो मेन सब्सटेंसेस होंगे, मेन जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन। बट उसके अलावा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं? सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। एक्स मतलब हेलोजन, और हेलोजन का मीनिंग आप जानते ही हैं सब लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजन्स। तो ये आपकी न्यू डेफिनेशन क्रिएट होके आई कि द सब्सटेंसेस इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन आर मेन एलिमेंट्स बट सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट एज द हेटेरोएटम। बट देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन एंड कार्बन का होना कंपलसरी है या सिर्फ एक से काम चल जाएगा? कार्बन तो हम कहते हैं कि कार्बन तो होना ही होना चाहिए, कार्बन इज द मेन एलिमेंट। अब उसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन की, क्या कोई ऐसा मैं आपको कंपाउंड बताऊं जिसमें हाइड्रोजन नहीं है और वो ऑर्गेनिक है या नहीं है? क्या आप इस चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं? तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। CO2, CO, SO2, CH4, C2, H6, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। इनमें आपको कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या हाइड्रोकार्बन बोलेंगे और किसको हम नहीं बोलेंगे। CO2 कार्बन प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्या हम उसे हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं? नहीं। एक एग्जांपल और लिखेंगे,
CCl4। नेक्स्ट मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं। सल्फर ऑक्साइड, इसमें तो कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। C2H6, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अब बात आती है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको कार्बन तो दिख रहा है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हम इसको हाइड्रोकार्बन बोले? नहीं, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो हम इसे हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते। बट इट इज अ हाइड्रोकार्बन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। देखिए जो CCl4 की प्रिपरेशन है, मैं यहां लिखती हूं इसको। जो CCl4 की प्रिपरेशन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो प्रिपरेशन है वो कैसे होती है? CH4 मेथेन है, मीथेन को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? क्लोरीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो आपका बनता है CCl CH3Cl, और क्या निकला? -HCl। दोबारा से वही रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा? CH2Cl2 -HCl। दोबारा इसका क्लोरीनेशन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, -HCl CHCl3, एंड देन नेक्स्ट क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट -HCl, तो आपका बनेगा CCl4। देखिए जो मैंने बोला कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है? मेथेन की हमने क्लोरीनेशन कराई है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका बना मिथाइल क्लोराइड। दोबारा क्लोरीनेशन, तो आपका डाइक्लोराइड। मतलब हमें रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि जब हम क्लोरीनेशन कराते तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रिप्लेस। फिर दोबारा से उसने किसको कर दिया? हाइड्रोजन को रिप्लेस। तो इस टाइप से चारों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए? 4 क्लोरीन से। तो जो आफ्टर ऑल जो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, वो बना कहाँ से? मेथेन से। तो इसका रिएक्टेंट कौन था? मेथेन। तो ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। अब आपके पास एक और डेफिनेशन इन्वेंट होके आई है हाइड्रोकार्बन्स की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपके टॉपिक है, तो हाइड्रोकार्बन को हम थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया कि कौन से सब्सटेंसेस को हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे और कौन से सब्सटेंसेस को हाइड्रोकार्बन्स हम नहीं बोलेंगे। अब मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के तो कंपाउंड होंगे ही होंगे, उनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। देखिए मॉडर्न डेफिनेशन, द सबस्टेंसेस which are obtained from, which are made from carbon and hydrogen and can be its derivatives, कि जो सब्सटेंस कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो या उसके डेरिवेटिव्स हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड से ही वो बने हैं, तो उन्हें भी हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? हमें पता चला कि आखिर हाइड्रोकार्बन है क्या। देखिए बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, आप सिर्फ क्या ढूंढते रहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन ढूंढते रहते हैं कंपाउंड में कि कार्बन और हाइड्रोजन हमें दिख रहा है तो हाइड्रोकार्बन है, नहीं दिख रहा तो हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन नहीं है। पर आपको उसका क्या देखना है? आपको उसका रिएक्टेंट देखना है, आपको उसका वो देखना है कि वो बना किससे है। ठीक है, अगर वो हाइड्रोकार्बन से बना है तो फिर चाहे उसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, वो एक हाइड्रोकार्बन है। ओके,
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन्स जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेशन, आप बात करते हैं सैचुरेशन, संतृप्तता हिंदी में हम बोलें तो सैचुरेशन, कि जो सैचुरेट है उसको किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी हम बात करें कि अगर सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाए, दूध वाला दूध दे जाता है, ग्रोसरी वाला ग्रोसरी का सामान दे जाता है, लाइट वाला बिजली का बिल घर ही आके दे जाता है, सिलेंडर वाला सिलेंडर घर आके दे जाए, अगर हमें घर से निकलना ही ना पड़े तो हम क्या हैं? सैचुरेट हैं। बट हम ऐसा होता नहीं है ना कुछ अनसैचुरेशन तो बाकी रह जाती है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन। कार्बन कैसा एलिमेंट है? टेट्रावेलेंट। क्योंकि हमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन किसकी बात करनी है? कार्बन की ही तो बात करनी है। तो कार्बन क्या है? एक टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2, 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसलिए हम इसे बोलते हैं टेट्रावेलेंट। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा दूसरे से, बॉन्डिंग करेगा। क्या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, 3 चांसेस होते हैं किसी भी एलिमेंट के पास, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर दे। अब यहाँ पे क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप याद रखेंगे कि मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स नेवर बी डोनेटेड और एक्सेप्टेड, कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का ना कोई डोनेशन कर सकता है और ना ही कोई गेन कर सकता है। तो अपने पास चांस क्या बचता है? शेयरिंग। वो एलिमेंट क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ क्लियर? मतलब ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये जनरली क्या करेगा? शेयर करेगा, दूसरे जिस भी एटम से एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले पॉइंट कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जनरली कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट, जनरली मेड कोवलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है कार्बन को, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आया कि जनरली वो कौन से बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस बताएंगे जहाँ पे वो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, बट अभी हम आगे चलते हैं। तो यह आपने देखे कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब आपकी बात आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी स्टडी करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन है, कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा भाई, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन क्या बनाए? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन दूसरे जिन एटम्स से बॉन्ड बनाएगा, अटैच होगा, वो हमेशा कौन से बॉन्ड से अटैच रहेगा? सिंगल बॉन्डेड। तो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मेशन जो हो रही है उसको हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल, एल्केन्स,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? एल्केन्स, जैसे CH4 इज द मीथेन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स 4 इलेक्ट्रॉन। जो इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुई ये कौन सी है? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैं आपको टेबुलर फॉर्म में बता देती हूँ, एक टेबल बना देते हैं हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मैं सीधा ये कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्डेड। और अनसैचुरेटेड कार्बन्स कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड। आप ये चीज़ें 10th में पढ़ के आ चुके हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम बात करेंगे एल्केन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम बात करेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। क्लियर? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। एल्कीन्स CnH2n और एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। दिस n स्पेसिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो n है ये किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल में हम देखेंगे CH4 मीथेन, फॉर्मूले में आप लिख के देखेंगे तो सारा आपको सूट करेगा। जैसे मैं आपको सीधा बोल देती हूँ, आप बनाइए पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन एटम्स? 5। पेंट मतलब 5, तो पेंटेन में आप क्या लिखेंगे? C5। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5 2 10 +2 12, C5H12। तो ये आपके एल्केन्स होते हैं। एल्कीन्स में हम बात करें, आप लिखेंगे एल्क प्लस ईन, जैसे मिथ प्लस ईन मिथेन। ठीक है, एथ मेथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नैनो डेका। ये आपकी साइंस की काउंटिंग होती है, ये आपको आती है। इसमें हम बात करें जैसे पेंटाइन, पेंटीन, हमें किसका फॉर्मूला लिखना है? पेंटीन। पेंटीन मतलब कार्बन एटम्स 5 और हाइड्रोजन 5 2 10। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखें पेंटाइन C5, बट हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 2 10, और 10 में से हम 2 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, तो कितने आ जाएंगे? 8। ऐसे आप सारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस देख लेंगे। अब मैं आपको लास्ट छोटा सा टॉपिक बताऊंगी। ये सब आपका आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं 10th में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन एक चीज़ अराइज होके आती है कि मैम ये क्या होता है? ओपन फॉर्मूला या ओपन स्ट्रक्चर। सेकेंड एक हम करते हैं, इन्हीं का जो रिप्रेजेंटेशन है ना इनके स्ट्रक्चर का, वो हम 3 टाइप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओपन फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड थर्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स हैं जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एल्को, मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब हम पढ़ेंगे, एसिटिक एसिड जो भी हम पढ़ के आए, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। ओपन फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड लाइन फॉर्मूला। ओपन फॉर्मूला में हम एग्जांपल लें, जैसे मैं ले रही हूँ हेप्टेन,
हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब कार्बन नंबर 7, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 16, क्योंकि हेप्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है एल्केन CnH2n+2 C7H16। इसको हम ओपन फॉर्मूले से हमें लिखना है। तो सबसे पहले ओपन फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं, बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन। ओके, bonds are represented by dash line and lone pairs by dotted। ओपन फॉर्मूला में हम बॉन्ड्स को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और लॉन पेयर्स को हम डॉट से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लॉन पेयर का मीनिंग क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल विच जनरली डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं बट वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कोई स्पेशल कंडीशन सी होती है जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको हेप्टेन का ही स्ट्रक्चर देखें। कार्बन कितने हैं 7, तो मैंने कहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन, या जो भी बॉन्ड्स होंगे, कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन है, जितने भी बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको कितने हाइड्रोजन लगाने हैं 16। आपको ध्यान रखना है कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, कभी भी 5 बॉन्ड मत बना देना भाई। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, इस टाइप से आप कार्बन की 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। काउंट कर लेंगे क्या ये 14 हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। आपका कौन सा ओपन फॉर्मूला क्लियर? ओपन फॉर्मूला में हम जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनको डॉटेड लाइन डैश लाइन से और लोन पेयर को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड आता है हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में सीधी सी बात है भाई, आपको कुछ नहीं दिखाना है, सीधे कार्बन और उसकी वैलेंसीज दिखाते जाइए। कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर लिखना है, जैसे यही है हेप्टेन, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच होगा CH3, मतलब यहाँ से ही मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला बना दूँ इसका। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है 3, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2, थर्ड कार्बन CH2, फोर्थ कार्बन CH2, फिफ्थ कार्बन CH2, सिक्स्थ कार्बन CH2 और सेवन्थ कार्बन CH3। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हमने जो ओपन फॉर्मूला था उसी की कंडेंस्ड फॉर्म लिख दी है, हमने बॉन्ड्स हटा दिए और सीधा कार्बन और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड है आपका लाइन फॉर्मूला। इसमें हम ध्यान देंगे, आपको पता है जब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आपका हाइड्रोकार्बन है, जैसे C2H6 एथेन है और एथेन में आपका हाइड्रोजन ना होगा, बट ये हो सकता है कि हम हाइड्रोजन को शो ना करें, उस हाइड्रोजन को हम शो ना करें। तो लाइन फॉर्मूला में क्या होता है, हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंटेड विद कार्बन। हाइड्रोजन्स कार्बन के साथ प्रेजेंट तो होते हैं बट डू नॉट शो इन फॉर्मूला, बट हम इनको फॉर्मूला में शो नहीं करते हैं। हाइड्रोजन है तो सही बट आप उसको फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो है आपका लाइन फॉर्मूला। तो यहाँ सीधा आपको लाइन से डिनोट करना है। अब हम और एग्जांपल ले लें, जैसे मैं ले लूँ हेक्सीन ले लें आपकी बार, पहले हेक्सीन लेते हैं, हेक्सीन, ठीक है। अब देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, ना ही कार्बन लिखना है ना ही हाइड्रोजन लिखना है, ना ही सिर्फ आपको कार्बन की जगह क्या लगानी है डॉट। कितना कार्बन 1 2
3 4 5 6, ये मैंने 6 कार्बन लिख दिए। जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या है आपके कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन इस पे कितने हाइड्रोजन है 3, हमें पता है। इस पे कितने हाइड्रोजन है 2, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2, इस पे 3, बट हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी नॉन है कि उस पे हाइड्रोजन है। तो ये क्या है आपका लाइन फॉर्मूला। जैसे यही है CH3CH2OH, क्या है एथेनॉल। तो एथेनॉल में आपको लाइन फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन 1 2, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, सेकेंड पे 2 है, ये ऑलरेडी नॉन है, हम सिर्फ क्या लगाएंगे OH। यहाँ पे कार्बन नहीं है, इस कार्बन पे ये OH अटैच है, ठीक है। आपको आप गलती क्या करते हैं, इसको भी कार्बन मान लेते हैं और फिर आप करते हैं कि ये हो गया 3 कार्बन और 1 OH। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपका सिर्फ क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है 2, 3 कार्बन नहीं है, ठीक है। क्लियर, थैंक यू। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट जनरल structures and formulas of hydrocarbons.